वेलकम वंस अगेन। आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है क्रेब्स साइकिल। मैंने आपको पिछली वीडियो में एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बताया था और एरोबिक रेस्पिरेशन के कॉमन पाथवे की अगर हम बात कर रहे थे तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस मैंने आपको पढ़ा दिया था। और ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस बताया था जो कि साइटोसोल में होती है और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड्स का निर्माण होता है, ये बताया था आपको। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड जो कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बना था उसके ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में बताऊंगी और हम पढ़ेंगे डिटेल में क्रेब्स साइकिल को। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड की जब हम बात करें तो ये पूरा ही प्रोसेस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है, कोशिका की साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। और यहाँ पर एक पायरुविक एसिड टीटीपी थायमिन पायरोफॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल के साथ टीटीपी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। यानी डीकार्बोक्सिलेशन की जब बात कर रहे हैं तो ये पूरा डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है वो 1 2 3 4 स्टेप में जाके कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर पायरुविक एसिड जो है उससे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और एंजाइम डीकार्बोक्सिलेज यहाँ पर काम आता है। सेकेंड स्टेप में होता है कि जो टीपीपी कॉम्प्लेक्स बना वो लिपोइक एसिड से क्रिया करता है और ये लिपोइक एसिड जो होता है एक्चुअली ऑक्सीडाइज फॉर्म में यहाँ पर यूज़ होता है। ये लिपोइक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में यूज़ हो रहा है और एसिटाइल लिपोइक एसिड कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है। ये एसिटाइल लिपोइक कॉम्प्लेक्स और टीटीपी जो होता है जो यहाँ पर बना था ये टीटीपी रिलीज़ हो गया। ओके, थर्ड स्टेप में ये कॉम्प्लेक्स यहाँ बना था ये कॉम्प्लेक्स कोएंजाइम के साथ क्रिया करके एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करता है और लिपोइक एसिड जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में यहाँ पर बना था रिड्यूस फॉर्म में रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरे स्टेप में जो ये कोफैक्टर्स काम आते हैं, टीटीपी है, लिपोइक एसिड है, ये वापस अपने फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये रिड्यूस फॉर्म वाला लिपोइक एसिड जो कि रिड्यूस फॉर्म में है यहाँ पर है NAD को अपना हाइड्रोजन दे देगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो लिपोइक एसिड ऑक्सीडाइज फॉर्म में वापस रिलीज हो जाएगा और NADH2 का निर्माण हो जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस में आप देखिए यहाँ पर टीटीपी यूज़ हुआ वो रिलीज़ हो गया, लिपोइक एसिड यूज़ हुआ और वो लिपोइक एसिड वापस रिलीज़ हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर और NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो पायरुविक एसिड से डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया में पूरा जब इक्वेशन अगर हम बनाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटाइल कोएंजाइम ए और NADH2 का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ आप देखिए 1 2 3 मैंने एंजाइम लिखे हुए हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम का आ रहा है। सेकेंड स्टेप में लिपोइक एसिड ट्रांसफरेज एंजाइम यूज हो रहा है। थर्ड और फोर्थ स्टेप के अंदर डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम आता है। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जाता है। तो क्वेश्चन जो आ रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे एक अराइज होता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पायरुविक एसिड जो होता है वो एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनाता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस में दो मॉलिक्यूल बने तो इस तरह से दो मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए के बनते हैं। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो, इसको मैं वापस एक बार ले लेती हूँ स्लाइड को। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो लिंक है बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड का निर्माण हुआ, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना,
और ये पूरा प्रोसेस कहाँ चल रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब ये साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए और भाग लेता है क्रेब्स साइकिल में। तो इस तरह से ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की कड़ी है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो कई बार हम पढ़ते हैं ना पायरुविक एसिड लिंक है, पायरुविक एसिड लिंक नहीं है। पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है और उससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है जो कि आगे चल के क्रेब्स साइकिल में एंटर हो रहा है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए इज अ लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया की एक थोड़ी सी संरचना हम यहाँ पे देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनके बीच में इंटर मेम्ब्रेनस गैप होता है दोनों के बीच में। और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो इन्वेजिनेशन अंतर्वलन के द्वारा आप यहाँ देख पा रहे हैं क्रिस्टी का निर्माण करती है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 70s प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं और जो भी इनर क्रिस्टी जो कि इनर मेम्ब्रेन के द्वारा जो क्रिस्टी का निर्माण हो रहा है उन पे कुछ पार्टिकल्स पाया जाता है जहाँ ईटीएस साइकिल संपन्न होता है, ये आगे मैं बताऊंगी, जिन्हें F1 पार्टिकल्स कहते हैं। ये पाए जाता है और ऑक्सीसोम्स भी कहा जाता है। जो इनर मेम्ब्रेन है उसके बीच में यहाँ पर जितने भी ये खाली जगह है ये सब कहलाती है इसकी मैट्रिक्स। और क्रेब्स साइकिल जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ही संपन्न होती है। क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्योंकि जो वो स्टार्ट है वो यहीं से होती है। इसे टीसीए साइकिल भी कहा जाता है, जिसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल फुल फॉर्म में बोल रहे हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए क्योंकि यहाँ पर 4, 5 और 6 कार्बन वाले 3 प्रकार के कार्बोलिक एसिड का निर्माण होता है, इसलिए ये टीसीए साइकिल भी कहलाता है। कॉमनली हम इसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो ये वो केमिकल रिएक्शन की सीरीज़ है जहाँ जो कि सभी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है और जिसके द्वारा एनर्जी रिलीज होती है बाय द ऑक्सीडेशन थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि किससे बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन, यानी जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं उनसे ये आगे चल के एक एनर्जी के उत्पादन करने में काम आने वाली साइकिल है। तो क्योंकि वो पूरी एनर्जी अभी जैसे मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए शक्ति ग्रह कहा जाता है कि यहाँ पर एनर्जी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का निर्माण होता है। तो यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं उनमें सिट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया वगैरह में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो नहीं पाया जाता है। तो ये पूरी साइकिल जो होती है वो उनकी साइटोसोल में संपन्न होती है। तो साइटोसोल में जब एटीपी का प्रोडक्शन होता है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होता है। इनफैक्ट अगर हम इसको पूरा ही डिटेल में अगर बताएं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसमें इस तरह से इन संरचना पाई जाती हैं जिन्हें मीजोसोम्स कहा जाता है। तो मीजोसोम्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही भाग होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये जो जहाँ वहाँ पे जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो मीजोसोम्स में होता है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पर एब्सेंट होता है। तो जो क्रेब्स साइकिल होता है उसका एंड क्या होता है कि उसमें 3 NADH2 का निर्माण होता है, 1 FADH2 का निर्माण होता है और 1 मॉलिक्यूल GTP का बनता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है जब इनका निर्माण होता है तो इनका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन द्वारा ATP का निर्माण होता है। तो ये इंट्रोडक्शन था क्रेब्स साइकिल का। सिट्रिक एसिड साइकिल को जो सबसे पहले 1937 में हैंस एडोल्फ क्रेब्स और विलियम आर्थर जॉन ने आइडेंटिफाइड किया था। इन्होंने जो जहाँ ये काम करते थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड थी और इसी के लिए इनको
नोबेल प्राइज़ दिया, फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ इनको मिला 1953 में, और इन्हीं के नाम से फिर ये साइकिल क्रेब्स साइकिल कहलाई। ये पूरी साइकिल है जिसका पाथवे यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये साइकिल यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि साइटोसोल से यहाँ पर प्रवेश कर रहा है। जब हम ये पूरी बात कर रहे हैं तो ये मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर संपन्न होती है। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए किसके द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है? ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 1 2 3 4 4 कार्बन का एसिड है। और इस एसिटाइल कोएंजाइम में 1 और 2 दो कार्बन है, तो 4 और 2 6 कार्बन की सिट्रिक एसिड का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। अभी जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया ना कि यहाँ पे 4, 5 और 6 कार्बन के एसिड्स का निर्माण होता है, इसलिए इसे TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर एंजाइम काम आ रहा है सिट्रेट सिंथेटेस, और निर्माण होता है सिट्रिक एसिड, क्योंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बन रहा है वो सिट्रिक एसिड है, इससे सिट्रिक एसिड साइकिल भी ये कहलाता है। अब सिट्रिक एसिड ये 6 कार्बन वाला एसिड हो गया, इसमें से वाटर रिलीज हुआ, एंजाइम एकोनिटेज यूज हुआ और सिस एकोनिटेज का निर्माण हुआ। वापस वाटर ऐड हो गया, एंजाइम एकोनिटेज ही यहाँ पर काम करता है और आइसोसिट्रेट का निर्माण हुआ। अभी तक ये सब 6 कार्बन वाले कंपाउंड थे। अब आइसोसिट्रेट से, यहाँ आइसोसिट्रेट जो है, इस आइसोसिट्रेट से हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बाय रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ रिलीज हुए और NaDH2 का यहाँ पर निर्माण हुआ, साथ ही एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी रिलीज हो रहा है। तो ये जो कि 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड था, अब अल्फा ग्लूटोरिक एसिड का निर्माण करता है जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है। तो पूरी क्रेब्स साइकिल में ये एकमात्र, दिस इज द ओनली 5 कार्बन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एकमात्र 5 कार्बन का प्रोडक्ट है, बाकी 4 या 6 कार्बन के एसिड है। तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है फिर एक कार्बन रिलीज कर रहा है, इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है बाय रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन, तो NaDH2 यहाँ बन रहा है। एंजाइम काम आ रहा है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे काम आ रहा है, और सक्सिनाइल कोएंजाइम ये बन रहा है क्योंकि यहाँ पर कोएंजाइम ये ग्रहण कर रहा है। तो ये सक्सिनाइल कोएंजाइम है, चूंकि कार्बन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, यानी एक कार्बन यहाँ पर रिलीज हो गया है, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब ये 4 कार्बन कंपाउंड में सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेकर GTP का निर्माण हो रहा है। GTP क्या करता है? एक ATP जनरेट करता है। GTP का जो है वो एक ATP का निर्माण करते हैं, यानी GTP इक्वल है ATP के। अब चूंकि कोएंजाइम A भी रिलीज हो जाता है, निकल जाता है बाहर, तो यहाँ पर सक्सिनिक एसिड बन रहा है जो कि फिर 4 कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन FAD को ये अपना हाइड्रोजन दे रहा है, FADH2 का निर्माण हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर। तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यूज हो रहा है और फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमेरेट बन रहा है 4 कार्बन का। इस फ्यूमेरिक एसिड में वाटर ग्रहण करता है, फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति होती है और मैलिक एसिड का निर्माण करता है। फिर मैलिक एसिड से हाइड्रोजन रिलीज, डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन हो रहा है मैलिक एसिड का, और NaDH2 का निर्माण हो रहा है। और ये NaDH2 जो बन रहा है, जो कि जितने भी NaDH2 बन रहे हैं वो आगे चल के ATP प्रोड्यूस करते हैं, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज हो रहा है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण हो रहा है।
तो इस तरह से ये पूरी साइकिल जो है वो चलती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो 2 मॉलिक्यूल बने थे, है ना, 2 मॉलिक्यूल इसके होते हैं। तो इस तरह से ये साइकिल जो है वो 2 बार चलेगी। ठीक है, तो जितनी एनर्जी एक बार में बनती है उसकी डबल एनर्जी का उत्पादन यहाँ होता है। तो यहाँ से ये साइकिल सिट्रिक एसिड से शुरू होती है और यहाँ पर जाकर एंड होती है, यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए को ग्राइंड करने का काम करता है। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होती है और माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें एनर्जी बनती है, एनर्जी का उत्पादन होता है। तो एनर्जी का उत्पादन किससे होता है? एनर्जी का उत्पादन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से होता है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की क्रिया यानी ऑक्सीडेशन के द्वारा एटीपी का निर्माण होना। और वो कैसे होता है कि जितनी भी रिड्यूसिंग पावर, जिसे हम कहते हैं अपचयकारी शक्तियों का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, वो अपचयकारी शक्तियाँ इसका निर्माण करती हैं। तो जैसे यहाँ पर बना एक NADH2, एक NADH2 यहाँ पर बना और एक NADH2 यहाँ पर बना। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 1 2 3 NADH2 एंड रिमाइंड इट कि ये साइकिल जो है वो 2 बार हो रही है। तो इस तरह से कितने NADH2 का निर्माण हो रहा है? यहाँ पर ये 2 है, 6 बन गए, एक बार में 3 तो 2 बार में 6, तो 6 NADH2 यहाँ पे बनते हैं। FADH2 यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा है और साइकिल 2 बार रन कर रही है, तो 2 FADH2 यहाँ पे वो बन गए और एक GTP इज इक्वल टू ATP। तो एक बार में एक GTP या एक ATP, तो 2 बार में 2 ATP। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 6 NADH2, 2 FADH2 और 2 ATP का निर्माण हो रहा है। ओके, और जब हम पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने की प्रोसेस में थे, जैसा कि मैं इसको थोड़ा सा बैक करती हूँ, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर NADH2 का निर्माण हो रहा है, NADH2 का निर्माण हो रहा है। पायरुविक एसिड्स के 2 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस में बने थे, तो इस तरह से 2 NADH2 यहाँ पर भी बन रहे हैं। तो इसका भी आगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होना है, तो 2 ये हो गए। ठीक है, तो अब वापस हम वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पर कि क्रेब्स साइकिल के दौरान 6 NADH2 का निर्माण हो रहा है। ठीक है, 6 NADH2 का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो 6 और 2 वो जुड़ गए, तो टोटल NADH2 हो गए 8। ठीक है, 2 FADH2 और 2 ATP। तो ये ग्लाइकोलाइसिस के बाद ये रिड्यूसिंग पावर इतनी यहाँ पर बन रही है। अब आप देखिए एनर्जी कैसे रिलीज होती है। यहाँ पर इसमें देखिए आप पायरुविक एसिड, ठीक है, पायरुविक एसिड अभी मैंने बताया कि 2 मॉलिक्यूल से 2 NADH2 का निर्माण हुआ। आइसोसिट्रिक एसिड से की जगह पर भी 2 NADH2 यहाँ बने। अल्फा ग्लूटारिक एसिड में भी 2 NADH2। सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनने से 2 FADH2 और मैलिक एसिड से ऑक्सैलिक एसिड बनने पर 2 NADH2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 तो NADH2 बन गए। ओके, और 2 ये FADH2 हो गए। ठीक है, और 2 ATP या 2 सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड जब बना था तो GTP यानी का निर्माण हुआ, तो 2 ATP का यहाँ पर निर्माण हुआ। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या होता है कि जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है तो 2 NADH2 जो होते हैं वो आगे चल के ATP का निर्माण करते हैं। एक मॉलिक्यूल जो होता है वो 3 ATP देता है, 3 ATP बनते हैं। ये पूरा प्रोसेस आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का और ETS जो पूरा होता है कि किस तरह 3 ATP का निर्माण होता है और FADH2 से 2 ATP का निर्माण होता है।
ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल NADH2 के 6 ATP का निर्माण करेंगे। तो 6 ATP यहाँ बनी, 6 ATP यहाँ बन रही है, 6 ATP यहाँ बन रही है और 6 ATP यहाँ बन रही है। तो ये टोटल ATPs जो हो गए जो कि NADH2 से बन रहे हैं वो 24 हो गए। ओके, और FADH2 से 2 ATP बन रहे हैं। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं तो 4 ATP यहाँ बन रहे हैं। तो ये टोटल ATP जो हो गए वो हो गए 28। ओके, तो 28 ATP तो यहाँ हो गए और 2 ATP ये बने यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनने के दौरान। तो 28 प्लस 2 ATP इज इक्वल टू 30 ATP। तो पायरुवेट एसिड के 2 अणुओं से, है ना, ग्लूकोज के एक अणु से कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है? 30 ATP। 30 ATP का निर्माण होता है। तो हम ये मान के चलते हैं, ये कहते हैं कि क्रेब्स साइकिल के दौरान 30 ATP बनते हैं। ठीक है, और 8 ATP जो थे उसका गेन ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हुआ था। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, उसको देखिए। तो 8 ATP वहाँ बने, 30 ATP यहाँ बने, तो पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 38 ATPs का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये ATP जो कि एनर्जी देने का काम करते हैं और इनका निर्माण ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दौरान होता है। और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।